एग्जाम यानी परीक्षा, इससे किसको डर नहीं लगता। शायद ही कोई ऐसा होगा जो एग्जाम का नाम सुन के मन ही मन डरा नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम एक प्रोसेस नहीं है, वो कहीं ना कहीं आपके एफर्ट्स का आउटकम्स है। यानी पूरे सेमेस्टर में, पूरे पढ़ाई में आपने क्या सीखा, ये आउटकम आपको एग्जाम के द्वारा ही दुनिया को बताना होता है। एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि उसे पूरे सब्जेक्ट तो आता है, उसने याद कर लिया, उसने प्रैक्टिस भी कर लिया, लेकिन वो कंफ्यूज है कि एग्जाम में मैं आंसर कैसे लिखूं ताकि एग्जामिनर के दिमाग में हमारा सही इंप्रेशन जाए और जो हमारा सब्जेक्ट चेक कर रहा है वो ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मुझे दे। मीन्स वो टेंशन में होता है कि सब्जेक्टिव आंसर को मैं कैसे लिखूं कि कम से कम समय में मैं ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकूं। नॉर्मली सब्जेक्टिव पेपर में कंटेंट सही होने के बाद भी ऑब्जेक्टिव की तरह 100% मार्क्स नहीं मिलते। तो आइए यहाँ कुछ आसान प्रैक्टिस की बात करते हैं जिससे एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देने को मजबूर हो जाए। कहावत है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। ये हर जगह लागू नहीं होती, पर बहुत सी जगह बहुत सटीक बैठती है। आपने एग्जाम की पूरी तैयारी कर ली, हो सकता है आपने पेपर भी बहुत अच्छा लिखा, लेकिन आपने अपनी कॉपी में हैंडराइटिंग कैसे लिखी ये बहुत मायने रखती है। अरे भाई, खूबसूरती किसको अच्छी नहीं लगती, यानी अच्छी हैंडराइटिंग देख के कौन खुश नहीं होता। आप एग्जाम लिखते समय अपने हैंडराइटिंग पे पूरा ध्यान दें, कहीं आप अच्छे कंटेंट को इतनी गंदी हैंडराइटिंग में तो नहीं लिख दिए जिससे उसका इंपोर्टेंस ही खत्म हो जाए, क्योंकि इतनी गंदी हैंडराइटिंग को कोई एग्जामिनर पढ़ेगा ही नहीं। किसको अपना सर दर्द करवाना है। महात्मा गांधी ने कहा था, सुलेख का खराब होना अधूरी शिक्षा की निशानी है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम में कि आपकी हैंडराइटिंग एटलीस्ट इतनी साफ सुथरी तो हो कि सामने वाला आपका आंसर कम से कम एक बार पढ़ सके। अब कुछ बच्चों के मन में ये सवाल आया होगा कि सर, क्या जिनकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं होती क्या वो अच्छा स्कोर नहीं कर सकते? जरूर कर सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है, बस आप अपने दो शब्दों के बीच में थोड़ी दूरी बनाएं। आप इस बात की प्रैक्टिस कर ले कि आप एक सेंटेंस में मैक्सिमम 5 से 6 शब्द को ही लिखेंगे, और अगर वर्ड्स काफी बड़े बड़े हैं तो आप उसको कम भी कर सकते हैं। मीन्स आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो भी आप इस वर्ड्स को सही तरीके से अरेंज करके एटलीस्ट इस लायक तो बना सकते हैं ताकि सामने वाले के दिमाग पे आपका नेगेटिव इंप्रेशन नहीं पड़े। तो सबसे पहला पॉइंट हमने जिसकी बात करी वो है हैंडराइटिंग, जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपको अच्छा स्कोर करने में। अब मैं अगले मिस्टेक की बात करता हूं जो हमें से ज्यादातर स्टूडेंट करते हैं या फिर किए होंगे, जिसकी वजह से उनका आंसर सही होने के बावजूद भी उनके मार्क्स कम होंगे, और वो है आंसर को टू द पॉइंट और प्रिसाइज लिखना। हो सकता है आपके मन में होगा कि सर, हमने आंसर सही तो लिखा है, फिर हमें पूरे मार्क्स क्यों नहीं मिलेंगे? मैं आपसे पूरी तरीके से सहमत हूं, लेकिन अब आप इस बात को भी ध्यान रखिए कि आप सब्जेक्टिव पेपर में कितने मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। अगर मैं ऑब्जेक्टिव पेपर को हटा दूं तो सब्जेक्टिव में 3 टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, 1 to 2 मार्क्स, 4 to 5 मार्क्स या फिर 7 to 10 मार्क्स। अब आप ही मुझे बताइए कि सब्जेक्टिव पेपर के 7 मार्क्स को 3 से 4 लाइन के आंसर में देना क्या जस्टिफाइड है? आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि 2 से 3 लाइन आपने आंसर में लिखा, वो हो सकता है टू द पॉइंट और एक्यूरेट हो, लेकिन 7 नंबर या 10 नंबर उस 2 से 3 लाइन में फिट नहीं बैठेगा। तो आप जब सब्जेक्टिव पेपर लिख रहे हैं तो आप क्वेश्चन की लेबलिंग कीजिए। क्या आपका क्वेश्चन 1 से 2 मार्क्स का है तो आप कोशिश करिए उसका आंसर टू द पॉइंट हो, 3 से 4 लाइन का हो, और उसमें डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वही क्वेश्चन आपके 4 से 5 मार्क्स का है तो आप कम से कम 7 से 8 लाइन लिखिए, और उसमें डायग्राम की अगर जरूरत है तो आप उसमें ऐड जरूर कीजिए। लेकिन अगर एक क्वेश्चन जो 7 to 10 मार्क्स का है तो आप उस क्वेश्चन को कम से कम 2 से 3 पेज में लिखिए, और उसमें डायग्राम जरूर ऐड कीजिए, ब्लॉक डायग्राम जरूर बनाइए, ब्लॉक चार्ट जरूर बनाइए, इक्वेशंस लिखिए। जो भी रिलेवेंट चीजें उसमें हो सकती हैं या होंगी आप उसको जरूर उसमें ऐड कीजिए। सिर्फ थ्योरी ही 2 से 3 पेज लिखने से आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। दैट्स कॉल्ड पाम रूल। कभी इसके बारे में काफी डिटेल में बात करेंगे। तो दूसरा पॉइंट जिसके बारे में हमने डिस्कस किया, आप क्वेश्चन के नंबर के अकॉर्डिंग आप आंसर का लेंथ लिखिए। टू द पॉइंट या प्रिसाइज लिखने के चक्कर में आप 7 या 10 मार्क्स के क्वेश्चंस को आधा पैराग्राफ या 3 से 4 लाइन में कंप्लीट नहीं कीजिए, अदरवाइज आंसर सही होने के बावजूद भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं जो इनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम स्टूडेंट सिर्फ थ्योरी लिखते हैं। हो सकता है आपका थ्योरेटिकल आंसर कंप्लीट सही हो,
लेकिन आप एक इवैल्यूएटर एग्जामिनर के दिमाग से सोचिए, उसको दिन में कम से कम 100 कॉपियां चेक करनी होती है, उसके पास बहुत सारे उसके काम होते हैं, आपका नंबर फिलिंग करना, आपकी डिटेलिंग करना। इसका सिंपल सा मतलब है कि आप अपने आंसर शीट को सामने वाले के लिए जितना आसान बनाएंगे, इजियर बनाएंगे, एग्जामिनर उतना ही खुश होके आपको मार्क्स देगा। कोशिश कीजिए कि आप थ्योरेटिकल एनालिसिस के साथ साथ डायग्राम भी बनाइए। तो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड डायग्राम। हमें सब मैक्सिमम स्टूडेंट डायग्राम अगर पूछा जाएगा पेपर में तो ही बनाएंगे, अदरवाइज नहीं बनाएंगे। ये आपके सबसे बड़े ब्लंडर मिस्टेक है। आप यकीन मानिए, अगर आपका थ्योरेटिकल कंटेंट अधूरा भी है, मिस्टेक भी है, लेकिन अगर आपने डायग्राम अच्छे से बनाया, हर डायग्राम की लेवलिंग करी, तो आपके स्कोर मैक्सिमम होंगे। यानी डायग्राम हमेशा आपके थ्योरेटिकल कंटेंट से ज्यादा पावरफुल पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है। तो कोशिश कीजिए कि जहां भी जरूरत हो और जरूरत नहीं भी हो, अगर उससे रिलेटेड कोई डायग्राम आपको पता है तो उसमें जरूर ड्रॉ करिए। आप डायग्राम पेंसिल से ड्रॉ कीजिए, आप उसको अच्छे से लेबल कीजिए, यानी डायग्राम के पार्ट्स के बारे में काफी डिटेल में लिखिए, आप फिगर का नंबर डालिए। डायग्राम आपका जितना साफ सुथरा होगा उतना ही अच्छा। एक और चीज यहीं पे मैं ऐड कर देता हूं कि हम में से ज्यादातर स्टूडेंट डायग्राम को बहुत छोटे फॉर्म में बनाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जैसे इसके बाद उनको कॉपीज मिलने ही नहीं वाली है। आप डायग्राम को बहुत छोटे फॉर्म में टाइम पास के लिए नहीं बनाइए। आप डायग्राम को ये समझ के बनाइए कि यही डायग्राम आपको 7 मार्क्स दिलाएगा, न कि आपका थ्योरेटिकल कंटेंट। तो मुझे उम्मीद है आप डायग्राम का इंपॉर्टेंस समझ गए होंगे और आप अपने एग्जाम में डायग्राम को पूरा वेटेज देंगे। तो चलिए अब हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ज्यादातर आंसर सीट में आंसर भी सही है, कंटेंट भी काफी इंपैक्टफुल है, लेकिन वो आंसर सीट एक कहानी की तरह लिखी हुई है। यानी एक ही पैराग्राफ में पूरा पेज भर दिया। यकीन मानिए, चेक करने वाले के लिए वो हेक्टिक है। भाई, कौन अपना सरदर्द करवाना चाहता है? आपके थ्योरेटिकल कंटेंट को वो पहले तो पढ़ेगा ही नहीं, और अगर पढ़ेगा तो उसके ग्रामेटिकल मिस्टेक और उसके वर्ड्स का गलत तरीके से फ्रेमिंग उसके लिए सरदर्दी होगा। इसीलिए एग्जामिनर आपके उस बड़े से पैराग्राफ को पढ़ता ही नहीं है, एवरेज मार्किंग कर देता है। अब आपको लगता है कि मैंने तो कंटेंट सही लिखा, मेरा तो आंसर सही था, मैंने तो पूरे बुक के वर्ड्स टू वर्ड्स लिखे, फिर मुझे नंबर क्यों नहीं मिलता? तो आप अपने आप को एग्जामिनर की जगह पे रखिए कि अगर आप उसके जगह पे होते हैं तो वो सेंटेंस जिसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो, वो सेंटेंस जो एक पैराग्राफ के फॉर्म में हो, कहां फुल स्टॉप है, कहां कॉमा है, कुछ भी क्लियर नहीं है, उसको क्या आप पढ़ते हैं? तो आज से आप एग्जाम में पैराग्राफ के बदले पॉइंट्स के फॉर्म में लिखेंगे, बुलेट्स के फॉर्म में लिखेंगे। कोशिश कीजिए ब्लॉक्स बनाइए, कोशिश कीजिए बुलेट्स बनाइए, और बुलेट के फॉर्म में आंसर लिखने से आपको एक नहीं 2 फायदे हैं। पहला फायदा कि आपका कंटेंट एग्जामिनर आसानी से पढ़ लेगा, और दूसरा फायदा कि आपको 3 से 4 पैराग्राफ भरने का जो हेडक है वो भी कम हो जाएगा। क्योंकि अगर आप पॉइंट के फॉर्म में लिखते हैं, बुलेट्स के फॉर्म में लिखते हैं, तो आपके पैराग्राफ वाला 1 पेज का कंटेंट आसानी से 2 पेज में आ जाएगा। तो आपकी स्पेस भरने की भी चिंता खत्म हो जाएगी। अब एक और ब्लंडर गलती जो आप करते हैं, और वो ऐसी ब्लंडर गलती है जो ज्यादातर स्टूडेंट एग्जाम देने के बाद एहसास करते हैं। आपने बहुतों के मुंह से सुना होगा या फिर सुनेंगे, अरे यार मुझे ये क्वेश्चन आता था लेकिन मैंने जल्दीबाजी में ये क्वेश्चन कर लिया, अरे ये वाला क्वेश्चन तो उससे ज्यादा आसान था, मैं तो कर ही नहीं पाया। कुछ बताते हैं और कुछ बस मन को महसूस के रह जाते हैं। ये वही स्टूडेंट है जो पेपर मिलते ही लिखना चालू कर देते हैं। भाई, आपके ऊपर तो एग्जाम फियर फैक्टर पहले से ही हावी है, आपका दिमाग पहले ही कम काम कर रहा है, ऊपर से क्वेश्चन मिलते ही आपने लिखना धड़ल्ले से चालू कर दिया, तो स्वाभाविक है आप गलत क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे ही। यकीन मानिए, टॉपर भी पूरे 3 घंटे नहीं लिखता। तो आप क्वेश्चन पेपर मिलते ही लिखना मत चालू करिए, बल्कि पहले क्वेश्चन पेपर को एक बार कम से कम अच्छे से पढ़िए। पढ़ने के बाद क्वेश्चंस को एनालाइज कीजिए कि इनमें से कौन सा क्वेश्चन का आंसर मुझे बहुत अच्छे तरीके से आता है। फिर आप आराम से एक क्वेश्चन को सेलेक्ट कीजिए, और वो क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए जो उस पूरे पेपर में आपको सबसे बेस्ट तरीके से आता है। क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन की कहावत मजाक नहीं है। क्योंकि अगर आपने पहले क्वेश्चन को पूरे टाइम के साथ बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, नीट एंड क्लीन डायग्राम के साथ एक्सप्लेन किया, तो यकीन मानिए एग्जामिनर के दिमाग में आपका एक पॉजिटिव इमेज बनेगा, और उसका बेनिफिट आगे के क्वेश्चंस में आपको इनडायरेक्ट फॉर्म में मिलेगा। तो आपको वो नंबर इस क्वेश्चन की वजह से अगले क्वेश्चंस में आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर वो आसानी से देता चला जाएगा। इनमें से वो क्वेश्चन कौन सा है जो सबसे बेस्ट है, फिर उसको अटेम्प्ट कीजिए,
और उसको लिखने के बाद तो फिर से आप पेपर को पढ़िए, लेबलिंग कीजिए कौन से क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करने वाले हैं और उसके बाद उन्हीं क्वेश्चंस को फटाफट टाइम डिवाइड करके अटेम्प्ट कर लीजिए। क्योंकि अगर आपने जल्दीबाजी में बिना सोचे समझे क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिया, आपने बस क्वेश्चन पेपर मिलते ही लिखना चालू कर दिया, हो सकता है आंसर लिखने के बाद आपको एहसास हो कि अरे ये तो क्वेश्चन गलत मैंने सेलेक्ट कर लिया, फिर आप उसको काटेंगे और जब आप पहले क्वेश्चन को ही काटेंगे तो उसके वजह से एग्जामिनर के दिमाग पे आपका नेगेटिव इमेज बनेगा और वो नेगेटिव इमेज आपके अगले क्वेश्चंस को भी देखते समय उसके दिमाग में होगा और फिर आपको कम मार्क्स, वो एवरेज मार्क्स वो आपको दे देगा। इसीलिए पेपर में क्वेश्चन का सिलेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही क्वेश्चंस हैं जो आपके पूरे 6 महीने की पढ़ाई का आउटकम्स आपको दिखाएंगे। अब अंत में कुछ और पॉइंट्स में ऐड करता हूं जो कि सोने पे सुहागा यानी आइसिंग ऑन द केक पे काम करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है हर क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर क्लियर और बड़े शब्दों में लिखना, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन नंबर ही गलत लिख दिया तो आंसर भले ही सही क्यों ना हो, आपको एग्जामिनर 0 मार्क्स ही देगा या फिर उसको काट देगा। अगला है हर क्वेश्चन में बुलेट पॉइंट के नीचे आप जरूर पेंसिल से एक लाइन खींचें ताकि उस बुलेट पॉइंट का इंपॉर्टेंस सामने वाले के समझ में आए। तीसरा है क्वेश्चन एंड होने पर आप लास्ट में पेंसिल से 1 या 2 लाइन जरूर खींचें जिससे सामने वाला इजीली समझ जाए कि यहाँ आपका क्वेश्चन एंड होता है और आपकी कॉपी की ब्यूटी भी बढ़ जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको पेपर का क्वेश्चन नहीं आता तो आप कभी भी आंसर शीट को ब्लैंक नहीं छोड़ें। हम में से ज्यादातर स्टूडेंट इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो आंसर शीट को ब्लैंक छोड़ देते। यकीन मानिए अगर आपने उसमें लिखा होता तो शायद आप फेल नहीं होते। अब स्टूडेंट के मन में ये होता है कि सर हम जो पढ़ के गए थे वो क्वेश्चन तो आए नहीं, जब वो नहीं आया तो फिर हम उसमें क्या लिखते हैं। तो यहां मैं आपको एक ऐसा टिप्स देता हूं जिससे आप पेपर अगर आउट ऑफ द सिलेबस आ जाए या फिर पेपर में वो क्वेश्चंस आ जाए जो आपको नहीं आते हैं तो भी आप कम से कम पास तो हो ही सकते हैं। अगर कभी भी ऐसा सिचुएशन आपको मिले आपके पेपर के क्वेश्चंस आपके पढ़े हुए क्वेश्चन से डिफरेंट है तो ब्लैंक छोड़ने से बेटर है आप उस क्वेश्चन नंबर को लिखें और लिखने के बाद आप हो सकता है एग्जैक्टली टू द पॉइंट आंसर नहीं लिख पाए, लेकिन कोशिश करिए उससे रिलेटेड, उस यूनिट से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपने पढ़ा होगा उसको वहां मेंशन कीजिए। लिखने का तरीका ऐसे रखें कि सामने वाला भी समझ नहीं पाए कि आंसर सही है कि आंसर गलत है, क्योंकि ब्लैंक छोड़ने से आपके फेल होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। क्योंकि कोई भी एग्जामिनर कितना हो अच्छा क्यों ना हो, वो ब्लैंक या व्हाइट पेज पे आपको नंबर नहीं भर सकता। वो नंबर तभी देगा जब उसमें कुछ ना कुछ लिखा हो। तो आप सामने वाले की साइकोलॉजी समझिए। यकीन मानिए एग्जामिनेशन हॉल का 3 घंटा आपको लिखने के लिए मिलता है, न कि सोने के लिए। आप में से ज्यादातर स्टूडेंटों को मैंने देखा है कि वो आधे घंटे पेपर अटेम्प्ट करने के बाद 2.5 घंटे गर्दन झुका के या तो सोते हैं या फिर टाइम पास करते हैं। ये आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी अगर आपने एग्जाम में ऐसा किया तो। आप उस 3 घंटे को प्रॉपर यूटिलाइज कीजिए। अगर आपको टू द पॉइंट नहीं आता तो आपको जो भी आता है आप उस क्वेश्चन नंबर को मार्क करके जरूर लिखिए। हो सकता है एग्जामिनर कंसीडर कर ले और आपको पास कर दे। अब लास्ट में मैं यही कहूंगा कि कोई अगर स्टूडेंट 3 घंटे एग्जाम में बैठा रहता है, कुछ न कुछ लिखते रहता है, अगर पेपर को अटेम्प्ट करता है तो वो कभी फेल नहीं हो सकता और हो सकता है कि वो 100 में 98 या 99 आसानी से स्कोर कर ले, या फिर हो सकता है अगला राजेंद्र प्रसाद वही हो। गुड लक फॉर एग्जाम। ऐसे अभी और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसको मैं चर्चा कर सकता हूं, लेकिन वीडियो की लेंथ काफी बड़ी हो जाती है जिससे ज्यादातर व्यूअर देखने में थोड़ा झिझकते हैं, इसलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूं। वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। एग्जाम के बाद आपके मार्क्स में कुछ इंप्रूवमेंट हुआ कि नहीं, आप जरूर वीडियो पे आके कमेंट कीजिएगा। जितने ज्यादा लोग को आप फॉरवर्ड करेंगे उतना ही ज्यादा आपको पुण्य मिलेगा। इस वीडियो का महत्व अच्छे से वही समझते होंगे जिनकी कभी ना कभी पेपर में बैक लगी होगी, क्योंकि फेल होना सिर्फ एग्जाम में फेल नहीं होता है, बल्कि कुछ लोग तो उसके प्रेशर को झेल नहीं पाते और वो जिंदगी में ही फेल हो जाते हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग की मदद कीजिए। जय हिंद, जय भारत।